हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे। तो आपको अनुच्छेद 21 से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस लेक्चर के बाद। तो अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। इस वाले लेक्चर में मैं इसकी परिभाषा तो दूंगा ही, साथ में दो केस हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, AK गोपालन और मेनका गांधी का, तो उसे समझाऊंगा। इसके अलावा प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है वो समझाऊंगा। इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसके अलावा कुछ जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, अलग अलग स्टेट के, वो भी थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 को पढ़ने के लिए हमें थोड़े से और आर्टिकल समझने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कही जाती है, और ये हमारे संविधान लागू होने के साथ साथ लागू हो गया था। तो मतलब ये मूल संविधान से आया है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बाद में धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस करके आई, वो भी हम समझेंगे। तो ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये आया, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, और इंग्लैंड के संविधान में आया था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड के, जो कि आया था 1215 में। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का घोषणा पत्र, तो आप इतना जान लो, इस समय आया था। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया 1350 में। लगभग इसका क्लियर ये 1300 तो ठीक है, 50 क्लियर मुझे नहीं याद है, बट इसको जानने का भी वो नहीं है, लेकिन आया वहीं। और ये आया कहाँ? इंग्लैंड में। ये कहाँ आया? ये भी इंग्लैंड में आया। ऐसा नहीं समझ लेना कि अमेरिका से ही शुरू हुआ है, दोनों इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुए थे। हाँ, इसको अपनाया पूरी तरह से अमेरिका ने, जबकि इसे अपनाया इंग्लैंड ने। तो ये बाद में अमेरिका की पहचान बन गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इनमें अंतर क्या है ये देख लेते हैं। इसमें अंतर ये है, जिस देश में जुडिशियरी पावरफुल रहेगी वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू होगा। ये प्राकृतिक न्याय की बात करता है। जबकि जहाँ पे पार्लियामेंट का राज है, जहाँ पार्लियामेंट ताकतवर है, वहाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लागू होता है। तो ये दोनों में अंतर है। हम देखेंगे कि कैसे इंग्लैंड में और अमेरिका में क्या अंतर है। इंग्लैंड में कैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लागू होता है, जबकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू होता है। उसके बाद हम इसे समझेंगे। इसकी परिभाषा में एक चीज़ रह गई, वो ये थी कि अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, अगर वंचित करना भी है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वंचित करना पड़े। जैसे किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है कि उसे मृत्युदंड दिया गया है, तो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही दिया जाएगा। अगर किसी को तो किसी की लाइफ छीननी है तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही छीनी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये उसकी परिभाषा है जो मैं नहीं बोला था। तो ये फिर इसके बाद हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को समझ रहे थे। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ 1215 और 1350, 1215 और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 1350 के आसपास, दोनों इंग्लैंड में आए। बाद में इसे अमेरिका में अपना लिया गया, जबकि पहला वाला इंग्लैंड में। तो इनमें अंतर क्या है? ये कहता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये कानून की उचित प्रक्रिया, इसे लिख लेना जो भी हिंदी में लिखना चाहते हैं। इसमें अंतर ये है, ये कहता है कि अगर कोई कानून राज्य बनाता है तो राज्य का उद्देश्य क्या है बनाने का। अगर उद्देश्य सही है, प्राकृतिक न्याय करता है ये वाला कानून, जो जिस देश में ये लागू होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे अमेरिका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो वो ये देखेगा, अगर वहाँ की जो जुडिशियरी है ये देखेगी कि अगर कोई कानून बना है
तो क्या वो सही उद्देश्य के लिए बना है, सही तरीके से बना है, क्या किसी व्यक्ति का जो प्राकृतिक अधिकार है उससे उसे वंचित तो नहीं कर रहा, ये चीज़ें देखी जाएगी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। जबकि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ सिर्फ इतना देखेगा कि जो संविधान में लिखा गया है या जो भी संवैधानिक तौर पे उस देश के अनुसार संवैधानिक तौर पे जो भी कानून बनाने के नियम हैं, जैसे भारत में नियम है कि हाई कोर्ट नहीं, संसद द्वारा अगर कोई कानून पास किया गया है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तो वो ठीक है। विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया दी गई है उससे अगर कोई कानून बनाया गया है, कोई एक्ट बनाया गया है, कोई कानून बनाया गया है, तो वो सही है। लेकिन अगर यहाँ इसकी बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये चेक करेगा यहाँ पे जुडिशियरी चेक करेगी कि क्या जो कानून बनाया गया है तो किसी के फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं कर रहा। चेक तो यहाँ भी होता है कई चीज़ों में, लेकिन कम होता है। यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन है कि चेक होगा ही। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कानून नहीं बनेगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो ये अंतर है इन दोनों में। अब आपको ये देखना होगा कि इंग्लैंड और यूएसए में अंतर क्या है। इंग्लैंड की जो संसद है, संसद बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे जुडिशियरी कमज़ोर है, संसद मजबूत है। न्यायपालिका यहाँ की कमज़ोर है और संसद मजबूत है। संसद जब चाहे अमेंडमेंट कर सकती है, कानून को बदल भी सकती है। अगर उन्हें सही लगता है तो कानून को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वहाँ की जुडिशियरी भी एक तरह से संसद ही है, ये मान लो। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में संसद इतनी स्ट्रांग नहीं है। जुडिशियरी और संसद के अपने अपने, असल में जुडिशियरी वहाँ अलग तरीके से काम करती है, संसद अलग काम करती है, उसमें कोई दखल नहीं दे सकते। जबकि यहाँ एक ही है मेन, संसद। वहाँ जुडिशियरी को अलग रखा गया है, संसद को अलग रखा गया है। संसद अपना काम करेगी, जुडिशियरी उसको देखेगी, अगर सही लगता है तो ठीक है, गड़बड़ है तो उसे नल एंड वॉइड कर सकती है। ये अधिकार है यूएसए में। जबकि इंग्लैंड में अगर संसद ने पारित कर दिया तो जुडिशरी उसमें ज़्यादा दखल नहीं दे सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यूएसए का कानून है उसे बदलना बहुत टफ है, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, वहाँ बहुत टफ है। जबकि जो इंग्लैंड का कानून है उसके तहत बड़े आराम से अमेंडमेंट हो जाता है। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो तुरंत वो बदल सकते हैं, आराम से वो पार्लियामेंट में उसे चेंज कर सकते हैं और जो भी सही लगे उन्हें वो किया जा सकता है, उस अनुसार वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आसान है, बदला जा सकता है कभी भी, इसलिए इनके लिए ये वाला रूल लागू करना आसान है, क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं अगर इन्हें लगेगा कुछ गड़बड़ है तो। जबकि अगर यूएसए की बात करें तो ऐसा नहीं है। भारत में दोनों होते हैं, भारत में दोनों का यूज़ होता है। 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 से 1900, हालांकि बीच में भी कुछ ऐसे जजमेंट आए हैं, लेकिन 1950 से 1978 तक ये लागू होता था मेनली, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। जबकि इसके बाद 1978 से अब तक ये लागू होने लगा। ये भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका यूज इस समय तक नहीं होता था। 1950 से 1978 तक नहीं होता था। इसका यूज 1978 के बाद होने लगा जब मेनका गांधी का केस सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट सुनाया। अब इसे समझने के लिए हमें कुछ आर्टिकल भी समझने होंगे। तो इसमें मेनली 2-3 आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको भी देख लेंगे जो साथ में जुड़े हुए हैं। एक तो है आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 का भी थोड़ा सा जिक्र आ सकता है, आर्टिकल 19 और 21 तो है। तो ये वाले इन आर्टिकल्स को जान के ही इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे हम।
कि मैं जो बताऊँगा थोड़ा कहानी के फॉर्म बताऊँगा जिससे आपको याद रहे। तो आगे चल के मैं इसकी बात करता हूँ। तो हम देख लेते हैं ए.के. गोपालन और स्टेट ऑफ मद्रास केस क्या था। तो ए.के. गोपालन वीएस स्टेट ऑफ मद्रास केस में क्या होता है, ये जो ए.के. गोपालन साहब हैं, ये ए.के. गोपालन साहब हैं और ये हमारे उस समय के चीफ जस्टिस हैं और ये विपक्ष में थे। तो ये भी चीफ जस्टिस ये भी जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति नहीं, जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इनकी बात करेंगे, ये भी खास थे। तो ये जो जजमेंट है वो ए.के. गोपालन साहब के ऊपर एक केस किया था। उस समय मद्रास, ये केरला के थे और ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और काफ़ी बड़े लीडर थे। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत काम किया। उसके बाद 1947 में उठा के इन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि ये कम्युनिस्ट थे और कुछ उनकी गतिविधि रही होगी, उसके कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया 1947 को और 1950 तक तो ये जेल में रहे। 1950 के बाद इनके ऊपर एक और केस लगा दिया गया जिसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो ये है इनका इतिहास। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन्हें क्या है, निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत जेल में डाल दिया गया। अब निवारक निरोध का एक रूल है कि अगर आप किसी को, अच्छा निवारक निरोध समझा दूं। निवारक निरोध का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, 22 से रिलेटेड है ये, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर शक है कि ये कुछ गलत कर सकता है तो उसके तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इसमें नियम ये है कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसे बताना पड़ेगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मतलब उसको अधिकार है जानने का कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा चीज़, वो अपने वकील से परामर्श ले सकता है, उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। उसके अलावा उसे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता जेल में, और अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखा भी जाता है तो उसमें भी 3 महीने का है, 3 महीने तक रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ ठीक है इसे रखो, तो 3 महीने तक उसका बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल सलाहकारी बोर्ड का गठन करना होगा जिसमें हाई कोर्ट के जज भी शामिल होंगे। और अगर इस तरह से बोर्ड द्वारा अगर आदेश दिया जाता है, निवारक निरोध की बात कर रहा हूँ, वो जो केस 302 वगैरह के तहत होते हैं, मतलब फौजदारी मामले जो होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो निवारक निरोध है, जो आप शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर रहे हो या नज़रबंद कर रहे हैं, उस हालत में क्या है कि इस तरह का होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे उसमें प्रतिनिधिमंडल में, और अगर वहाँ से कहा जाता है तो फिर जा कर के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये है निवारक निरोध का नियम। इसके बाद जब इन्हें 3 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद फिर से एक नया कानून लगा के निवारक निरोध अधिनियम 1950 लगा करके और आगे बढ़ा दिया गया, तो इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हैबियस कॉर्पस का आह्वान किया कि हैबियस कॉर्पस करके मुझे बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिना बताए, बिना किसी मेरे अधिकारों का हनन करते हुए इस तरह से मुझे यहाँ रखा गया है, जेल में रखा गया है, तो मुझे यहाँ से अदालत के सामने लाया जाए। हेबियस कॉर्पस का असल में मतलब ही यही होता है कि जो प्रार्थी है उसे लाया जाए अदालत के सामने। तो ठीक है, अदालत ने भी कहा ओके।
अच्छा, इन्होंने कहा क्या क्या था, किस किस आधार पे कहा था, वो जो है, तो आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 में 3 क्लॉज हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 का जो पहला क्लॉज है, पहले मैं इसे हटाता हूँ तो समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। आर्टिकल 13 का जो पहला क्लॉज है, पहला क्लॉज, दूसरा और तीसरा, पहला कहता है कि यदि कोई कानून जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है, मतलब ब्रिटिश काल नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि जो पहले से पूर्ववर्ती कानून है, उसमें कोई ऐसी विधि है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, तो उस हद तक, जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, वहाँ तक वो खारिज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जबकि आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर नया कानून कोई बनता है, सेम बात है, बस अंतर इतना है कि ये पुराने कानून के लिए है, ये नए कानून के लिए है। अगर कोई नया कानून बनता है और वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, तो वो उस हद तक नष्ट, खत्म हो जाएगा, स्वयं ही खत्म हो जाएगा, जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। अगर अगर स्वयं नहीं खत्म किया जाएगा तो फिर जुडिशियरी आएगी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि इनमें क्या क्या आता है, ठीक है, कौन कौन से कानून आएंगे, यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो उसमें आ सकता है, कोई एक्ट आ सकता है, कोई एक्ट आ सकता है, कोई अध्यादेश आ सकता है, ऑर्डिनेंस आ सकता है, कोई अध्यादेश आ सकता है, या कोई कानून, कोई रूल जो फंडामेंटल राइट, और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं, आप समझ लो बस इतना पहले। तो अध्यादेश, एक्ट या रूल, किसी प्रकार के रूल आ सकते हैं इसमें। अब अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, जो संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा कोई एक भाग जोड़ा जा सकता है संविधान में। ये प्रावधान है संविधान में कि जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न करता था। ये कोई संविधान का भाग नहीं था, इसे संविधान का भाग बनाया गया था अध्यादेश जारी करके। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के बल्कि कहने पर, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें कुछ बातें, कुछ रूल लिखे और संविधान का पार्ट बना दिया। इसे कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश कैसे लागू किया जा सकता है, अगर दो तरीके से किया जा सकता है। अगर राज्य की बात करेंगे तो, राज्य की बात करेंगे तो वो 213, इधर लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 213 के तहत करेगा। और केंद्र की बात करें तो 123, आर्टिकल 123 के तहत केंद्र करेगा, और 213 के तहत, देखो दो इधर, ये तो इसे याद करने का ऐसा कुछ जुगाड़ लगा लो, 213 और 123 के तहत करेंगे राज्य और केंद्र। तो अगर ऐसा कोई अध्यादेश भी है तो ये भी आर्टिकल 13 के दायरे में आएगा। कोई कानून है वो भी आर्टिकल 13 के दायरे में आएगा। या कोई ऐसा नियम है, कोई नियम है जो राज्य मानता है, केंद्र मानता है, या उन्होंने मान लिया है कि हाँ ये कानून है। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको, जो जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर में जो अभी जब ये सब हटाया गया था, आर्टिकल 35 और 370 हटाया गया था, तब क्या किया गया था, वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इंटरनेट को। अब ये कहीं संविधान में तो नहीं लिखा है, लेकिन कानून मान लिया, सरकार ने आदेश दे दिया कि हाँ ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये इस तरह का कुछ होता है, उसे कह सकते हैं कि राज्य मानता है, कोई ऐसा कानून जो राज्य मानता है, अपने आप लाया है कुछ नया, जिसके बारे में कानून लिखा नहीं है लेकिन लाया, तो उसे कहेंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ होती है अगर, तो आर्टिकल 13 के दायरे में आती है। बस एक चीज़ आर्टिकल 13 में नहीं लिखी है, आर्टिकल 13 में नहीं लिखी है, वो क्या है, 368,
368 आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है वो इसमें लागू होता है कि नहीं, स्पष्ट तौर पे नहीं लिखा है, तो उसको उसमें उस केस में मतलब इस संविधान वो आर्टिकल 13 में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है स्पष्ट तौर पे। हालांकि ये उस जज पे निर्भर करता है और उस सरकार पे निर्भर करता है कि सरकार या जज क्या मानता है कि ये उस वहाँ पे नहीं लिखा है तो उससे संबंधित है कि नहीं, या वो जुडिशरी मानती है कि उसमें नहीं लिखा है तो संबंधित है कि नहीं। ये डिपेंड करता है सरकार स्ट्रांग है या कमज़ोर है। उसी तरह से जब सरकार कमज़ोर होगी तो जुडिशरी जो है मजबूत होगी, और जब सरकार स्ट्रांग होगी तो जुडिशरी ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाती है। तो वो उस समय पर निर्भर करता है। हालांकि इस पे कुछ बातें कही हैं, संविधान संशोधन के विषय में भी बातें कही हैं कि अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं तो फिर जुडिशरी हरकत में आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये था आर्टिकल 13 के बारे में, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम आर्टिकल 19 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में 6 नियम हैं, 1, 19, 2, 19, 3 ABC करके है, 4, 5 और 6। पहले 7 थे, जब का ये केस है तब 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी था, ये F में आता था, हालांकि ऐसा था A, B, C, D, E, F और G। F था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रख सकता है, बेच सकता है, तो इसको तो हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। इसके अलावा G तक रह गए, E के बाद सीधे G आ जाता है, F नहीं आएगा। तो A जो है उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति है वो भाषण या व्यक्ति दे सकता है। इन्हें गोपालन साहब को जो पकड़ा गया था, जो डिटेंशन किया गया था उनका, उसमें यही चीज़ की थी उन्होंने, या तो उनमें प्रतिबंध लगाया गया था, वो कहीं जा रहे हैं या तो वो भी एक रूल है कि देश में कहीं भी वो निवास कर सकता है या भ्रमण कर सकता है। डी के तहत 4D के तहत कहीं भी घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, और ये वाला इसके तहत। तो उन्होंने ये कहा, गोपालन साहब ने कहा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल, अब मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा, 13 और 19 ही बोलूँगा, और आर्टिकल 19 का मेरे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का भी हनन हुआ है, तो मुझे इसमें माफ़ी मिलनी चाहिए, मुझे इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तहत उन्होंने हेबियस कॉर्पस के तहत मांग की कि मुझे डिटेंशन से छुड़ाया जाए। अब क्या होता है, अब ये इसका जजमेंट आया 19 मई 1950 को, AK गोपालन VS स्टेट ऑफ मद्रास केस का। इसमें कुल मिला के 6 जजेस बैठे थे। अभी तो जब इंदिरा गांधी जी ने फिर उसके बाद कुछ रूल निकाला था, जिसके बाद ये इस तरह से नहीं होते, जैसे यहाँ पे 6 है ना, 6 का नहीं होगा, या तो 7 का होगा, या तो 5 का होगा, या तो फिर 9 का होगा। मतलब ये ऑड होंगे, इवन में नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अगर 3-3 का हो गया, 3-3 का, तो फिर ये मामला अटक जाएगा। तो ऐसा 4 और 3 हो, या 3 या 4 हो, तो ऐसा हो, तो इस वजह से उसकी बात बाद में करेंगे। उस समय 6 जजेस की बेंच बैठी थी। उस 6 जजेस में थे, चीफ जस्टिस थे ये HJ कानिया साहब चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा 4 और लोग थे। इनके अलावा एक थे फजल अली, जिन्होंने जब इसका फैसला हुआ था तो 4-2 से हुआ था। 2 में से मुख्य ये थे जो इस फैसले का अपोज कर रहे थे। तो इसमें इन्होंने ये कहा था, जजमेंट में इन्होंने ये कहा, और सुनाया कौन होगा, सुनाता चीफ जस्टिस ही है। चीफ जस्टिस ने सुनाया फैसला, और फैसले में ये कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो मनमानी कार्यालयी प्रक्रिया के खिलाफ है, जो विधानमंडल की प्रक्रिया है उसके खिलाफ नहीं। अगर कोई कानून विधानमंडल से बकायदे पारित हुआ है, मतलब ये वाला जो रूल है जो जिसके तहत इन्हें अरेस्ट किया गया,
निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत। वो एक कानून ऐसा है जिसको कि संविधान प्रावधानों के अनुसार ही लागू किया गया है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आया है, तो इसे हम मानेंगे। इन्होंने कहा, जज साहब ने कहा इस समय के चीफ जस्टिस ने, कि इसे हम मानेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं है। इन्हें अरेस्ट किया गया है, वो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन से अरेस्ट किया गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया होती, जैसे कोई जेलर होता, जेलर कुछ गलत कर रहा है जेल के अंदर, या कोई अधिकारी है जिसने ज़बरदस्ती किसी को पकड़ लिया बिना किसी कानूनी कार्यवाही के, सीधे पकड़ के ले गए और डाल दिया, तो उसमें हम करते। लेकिन ये विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक कानून है जिसके तहत ही इन्हें डिटेंशन इनकी की गई है, तो ये सही है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा फजल अली साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो बहुत विस्तृत है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी की जान की रक्षा की जाए, जान की रक्षा के साथ साथ उसके सम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए और उसके सोच की भी रक्षा होनी चाहिए, ये कहा फजल अली साहब ने। तो इन्होंने अपोज किया इस निर्णय का, जो कि 4-2 से हुआ। अब ये होता है ना कि अगर ये वाला फैसला माना जाएगा, जो भी बहुमत में है, और जो बहुमत में नहीं है उसे लिखा जरूर जाएगा, उसे एक मतलब उसकी भी कॉपी बनेगी कि हाँ इन्होंने ये कहा था, उसका भी महत्व होता है। उसका महत्व कब होता है? इसका महत्व तब हो सकता है जब अगर ये 6 जजेस की जजमेंट की वो थी, सिटिंग थी। अगर कोई सिटिंग बनती है 7 की, क्योंकि 6 से कम होंगे तो इस जजमेंट को पलट नहीं सकते। अगर 7 की बनती है तो हो सकता है वो ये कहें कि हाँ ये वाला हमें, जो इन दोनों लोगों ने कहा था वो हमें सही लग रहा है, ठीक है, इसको पलट के ये वाला और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ कर भी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उस समय ये काम आता है। उसके अलावा भी डॉक्यूमेंट के रूप में तो ये रहता ही है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। इस तरह से इनका ये वाला फैसला आया और इन्हें इस समय इसे सही ठहराया गया इस कानून को। इसके बाद क्या होता है, अब 1978 है। 1978 में मेनका गांधी vs यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इस समय मोरारजी देसाई साहब की सरकार थी, जनता पार्टी। तो ये थी मेनका गांधी, जो थी वो थी संजय गांधी की पत्नी, और ये वीज़ा बनवा रही थी। वीज़ा बन चुका था उनका 1976 में। तो शायद सरकार को ये लग रहा था, या सच भी था पता नहीं, ये शायद देश छोड़ के भागने के चक्कर में थी, ये सरकार को लग रहा था। तो सरकार को तो इस समय इन सबको ठिकाने लगाना था, तो सरकार ने इन्हें रोका और इन्हें देश छोड़ के जाने से मना किया गया और इनका वीज़ा जब्त कर लिया गया। जिसके खिलाफ इन्होंने आर्टिकल 21 का उल्लंघन बताते हुए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस समय तक इमरजेंसी लग चुका था देश में। तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ फैसले लेना चाहती थी जिससे कुछ चीज़ें स्पष्ट हों। कुछ भी हो रहा था देश में, कैसे भी इमरजेंसी लग रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस समय मन बना चुका था कि अब कुछ करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस समय जो फैसला दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, मनमानी विधानमंडलीय प्रक्रिया के खिलाफ भी है। अगर मनमानी विधानमंडलीय प्रक्रिया मतलब, अब हम सुप्रीम कोर्ट में ये कहना चाहता था कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आ चुका था, सिंपली ये समझ लो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता था कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जिसका इरादा ठीक नहीं है और जो फंडामेंटल राइट को तो का उल्लंघन तो कर ही रहा है और साथ साथ वो प्राकृतिक रूप से सही है भी नहीं, तो ये हम देखेंगे, ये हम समझेंगे कि क्या ये वाला कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आर्टिकल 21 का तो कर ही रहा हो, साथ में कोई और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है या नहीं, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। अच्छा, एक बात रह गई थी, आर्टिकल 21, आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 14 भी, ये सब चलते ही हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये प्राकृतिक न्याय की बात ही करते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 21 है ये कहता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर सारे के सारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलते हैं तो ये अकेला अलग से क्यों, इसमें भी कुछ प्रावधान होने चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। अगर सरकार, या सरकार तो नहीं कह सकते संविधान की भाषा में, अगर राज्य किसी का अधिकार छीनना चाहता है तो उसके तरीके हैं कि वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से कर सकता है, जो भी कानून की उचित प्रक्रिया है उससे ले सकता है उसका प्राण। लेकिन अगर कानून ऐसा बनाया गया है जिसके तहत किसी को बिना मतलब में उसे उठा करके डाल दिया गया, किसी को बोलने का ही अधिकार नहीं है, तो ये वाला कानून नहीं माना जाएगा, ये वाला कानून गलत होगा। दूसरी चीज़, जो AK गोपालन वाला केस था उसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 अलग है, आर्टिकल 19 अलग है, बाकी आर्टिकल अलग हैं, तो इन दोनों को अलग अलग कहा था। उन्होंने कहा था, AK गोपालन साहब ने कहा था कि आर्टिकल 21 इसके, ये जो आर्टिकल 19 है उसके दायरे में आना चाहिए कि हम, कोई व्यक्ति है उसे अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके, और उसकी अगर वो अभिव्यक्ति कर रहा है तो अगर एक आर्टिकल 21 के तहत उसे जेल में डाला गया है तो ये भी देखना चाहिए कि क्या आर्टिकल 19 का उल्लंघन तो नहीं है। अगर वो गलत तरीके से कर रहा है तब अलग बात है, तो ये चीज़ भी देखी जानी चाहिए। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो आर्टिकल 21 है और जो आर्टिकल 19 है वो दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब मेनका गांधी वाला केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, आर्टिकल 19 के अंदर ही रहेगा आर्टिकल 21, ये जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कहा। अब इसमें देख लेते थे कौन कौन। अहमदुल्ला बेग साहब इस समय चीफ जस्टिस थे। अच्छा, ये हुआ कब? 25 जनवरी 1978 को इसका जजमेंट आया। हमीदुल्ला बेग साहब इसमें चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा एक और इंसान थे, SM फजल अली। ये SM फजल अली वही हैं, फजल अली के बेटे, जिन्होंने पिछली बार जब AK गोपालन साहब का केस था उसमें अपोज किया था, उन्हीं के ये बेटे हैं। इन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया, मतलब इस निर्णय में ये भी साथ थे, तो उनके बेटे थे। ये जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस, हाँ, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, SM फजल अली साहब। तो इस समय इनके बेटे अपने पिताजी का काम पूरा कर रहे हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्राकृतिक न्याय को भी मद्देनजर रखते हुए ही फैसला देंगे, और अगर कोई कानून ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत जेल में रखा जाता है और उसने कुछ गलत नहीं किया है, इस तरह का उसके नॉर्मल अधिकार छीने जा रहे हैं जो सही नहीं है, तो इस समय आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 को भी ले सकता है, या आर्टिकल 19-21 को, आर्टिकल 19 में 21 शामिल हो जाएगा, और ये दोनों अलग नहीं है।
उसे बोलने का, उसे कहीं विचरण करने का, क्योंकि ये बाहर जा रही थी, विचरण करने वाली थी, तो विचरण करने का अधिकार है। तो इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता, क्योंकि इसका आर्टिकल 21 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसके शरीर की स्वतंत्रता, शरीर की रक्षा करेगा। इसके क्योंकि सिर्फ शरीर नहीं होता इंसान का, इंसान की सोच भी होता है, इंसान का दिमाग भी होता है। इंसान या किसी की भी बात करें तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है हर व्यक्ति को। इसके अलावा बहुत सारे लगभग 35 चीज़ें उस समय जजमेंट में बोली गई, और जो AK गोपालन का फैसला था उसे पलट दिया इस वाले फैसले ने। तो निजता का अधिकार दिया गया, जीवन की रक्षा का अधिकार, सोने का अधिकार, किसी व्यक्ति को प्रॉपर नींद लेने का अधिकार, इसके अलावा बहुत सारे, और धीरे-धीरे बाकी चीज़ें और अलग-अलग जजमेंट में आई। तो 2 जजमेंट में ये सब हुआ। इस तरह से आर्टिकल 21 में अंतर आया। पहले आर्टिकल 21 चलता था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत, फिर उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत चलने लगा। तो ये था आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 ए है, छोटा सा वीडियो बनेगा उसका, आर्टिकल 21 ए, उसे भी देखेंगे। और इसके जो कुछ फैसले आए हैं वो भी हम किसी एक वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद भी छोटे-छोटे फैसले आए हैं। सबसे मेन फैसले यही 2 थे जिस पे पूरा आर्टिकल 21 टिका हुआ है। आपको किसी भी पेपर के लिए ये बनने चाहिए। इसके अलावा थोड़े बहुत हैं जो खासकर हमीदुल्लाह बेग साहब के ही कुछ फैसले थे, उसे भी हम किसी दिन समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।